हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 11, जो एक कविता है चेतक की वीरता। राजस्थान के ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध, जो महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुई थी, उसी युद्ध का सजीव चित्रण महाकवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाकाव्य हल्दी घाटी में किया गया है। यह कविता चेतक की वीरता हल्दी घाटी कविता का एक अंश है। इस कविता में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्ति, उसका साहस और वीरता का गुणगान किया गया है। इस कविता का मुख्य रस वीर रस है। कवि ने इस कविता में युद्ध भूमि में चेतक के कौशल का वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया है कि कविता पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे हम इस युद्ध को अपनी आंखों से देख रहे हों। आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा को पाला था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में चौकड़ी भर भर कर अर्थात छलांगे मार मार कर अद्भुत प्रदर्शन कर रहा था, जिसके कारण वह सबसे निराला सबसे अनोखा घोड़ा प्रतीत हो रहा था। चेतक इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा था कि लगता था जैसे हवा के साथ उसकी प्रतियोगिता हो रही हो, यानी वह हवा से तेज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अड़िमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। महाराणा प्रताप को कभी भी चेतक के शरीर पर चाबुक मारना नहीं पड़ता था। वह अपने मालिक की आज्ञा को अच्छी तरह समझता था। वह हमेशा सावधान रहता था, जिससे कभी उसके स्वामी को उसके शरीर पर चाबुक मारने की नौबत ही नहीं आई। युद्ध भूमि में दुश्मन के मस्तक के ऊपर से वह ऐसे दौड़ लगा रहा था कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आसमान में दौड़ लगा रहा हो, वह आसमान का घोड़ा हो, अर्थात वह ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बाघ लगाम को कहते हैं। हवा के कारण लगाम के हिलने पर चेतक राणा प्रताप का इशारा समझकर अपने पीठ पर सवार अपने स्वामी को लेकर उड़ने लगता था, तेज गति से दौड़ने लगता था। पुतली कहते हैं आंखों के काले घेरे का वह भाग जो प्रकाश को कैमरे की तरह नियंत्रित करता है। कविता में कवि विभिन्न अलंकारों का इस्तेमाल कर कविता को प्रभावशाली बनाते हैं। यहाँ राणा की पुतली फिरी नहीं में अतिशयोक्ति अलंकार है, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को दर्शाया जाता है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, यानी चेतक इतना समझदार था कि महाराणा प्रताप के आंखों के इशारे को तुरंत समझ लेता था और उसी दिशा में मुड़ जाता था जिधर राणा प्रताप के आंखों की पुतली घूमी हो। यानी महाराणा प्रताप के आंखों का इशारा भी चेतक अच्छी तरह समझता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। भाला एक नुकीला शस्त्र होता है। ढाल कहते हैं जिससे सैनिक आने वाले प्रहार को रोकने में इस्तेमाल करते हैं। करवाल यहाँ तलवार को कहा गया है। चेतक युद्ध भूमि में बिना डरे हुए दुश्मन के भयानक भालों के बीच से ऐसे निकल जाता जैसे वह उड़ रहा हो। वह निडर रहकर भालों और ढालों की परवाह किए बिना तलवारों के बीच में भी तेजी से दौड़ लगाकर निकल जाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अड़िमस्तक पर कहाँ नहीं। युद्ध भूमि में चेतक की तेज गति और फुर्ती का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह ऐसे दौड़ लगा रहा था कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह दिखाई न दे। अपने दुश्मन के मस्तक के ऊपर से घूमते हुए वह सभी जगह दिखाई दे रहा था, यानी वह सभी जगह घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। अर्थात पूरे युद्ध भूमि में तेज गति के साथ बिना डरे हुए सभी जगह पहुंच जाता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया,
वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घहर गया। वज्रमय अर्थात पत्थर जैसा कठोर, घहर का अर्थ होता है गर्जन या गरजना। यहाँ कवि चेतक की तुलना नदी से और वज्रपात से करते हैं, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। कवि कहते हैं कि चेतक जब लहराते हुए तेज दौड़ता था तो वह तीव्र गति से बढ़ती हुई नदी के समान दिखाई देता था। युद्ध भूमि में वह भयंकर और कठोर पत्थर बरसाने वाले बादल की तरह गरजते हुए दुश्मन की सेना पर छा गया था। भाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। निशंग कहते हैं तरकश को जिसमें तीर रखा जाता है। हर टापों अर्थात घोड़े के पैर का निचला हिस्सा, खन जाना यानी घायल हो जाना। चेतक के युद्ध लड़ने की कुशलता के कारण दुश्मन के भाले और तरकश युद्ध भूमि में गिर गए थे और चेतक के पैरों की टापों से उनका शरीर लहूलुहान हो गया था, घायल हो गया था। घोड़े के ऐसे रंग ढंग यानी युद्ध करने का कौशल देखकर शत्रुओं का दल भी हैरान परेशान रह गया था, वे भी आश्चर्यचकित रह गए थे। इसके कवि हैं श्याम नारायण पांडे। कविता हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं पाठ से, मेरी समझ से। अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। पहला है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। इसका उत्तर होगा, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। ऐसे तो चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था, यह भी सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के मुकाबले में मुगल सेना के पास सैनिकों, हाथियों, घोड़ों की संख्या कई गुना ज्यादा थी। महाराणा प्रताप ने चेतक को हाथी का नकली सूंड पहना दिया था, जिससे वह हाथियों को भ्रमित कर सके। चेतक अकेले ही हाथी का नकली सूंड पहनकर तीव्र गति से दौड़ते हुए हाथियों के झुंड को घेर कर प्रहार करता था। पर ये सब बातें आपकी कविता में नहीं है, इसमें इस बात का जिक्र नहीं है, इसलिए ये उत्तर सही नहीं हो सकता है। परंतु बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, अर्थात नदी में उठती लहर या तूफान की तरह वह सेना पर टूट पड़ता था, फिर ठहर जाता था। इसीलिए पहला और चौथा दोनों उत्तर सही होगा। दूसरा है, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार किसके लिए आया है, इसका उत्तर होगा महाराणा प्रताप। चेतक चूंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, इसलिए उसके सवार महाराणा प्रताप ही थे, जो घोड़े की सवारी करते थे। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो मैं इस पर चर्चा कर चुकी हूँ, आप भी कर सकते हो। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। इसका उत्तर होगा, चेतक बिना डरे हुए दुश्मन के भयानक तलवारों और ढालों की परवाह किए बिना ही दौड़ लगाते हुए दुश्मन पर प्रहार करता जा रहा था। ख, भाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग। इसका उत्तर होगा, चेतक की टापों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए थे, उनके भाला और तरकश जमीन पर गिरे पड़े थे। मिलकर करे मिलान। पहला है, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा को पाला था। इसका भावार्थ होगा, हवा से भी तेज दौड़ने वाले चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। दूसरा है, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। इसका भावार्थ होगा, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। तीसरा है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। इसका भावार्थ होगा, चेतक की फुर्ती ऐसी थी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था।
चौथा है, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका भावार्थ होगा, वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता था, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। पांचवा है, विकराल वज्रमय बादल सा अड़ी की सेना पर घहर गया। इसका भावार्थ होगा, शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो इसका शीर्षक आप खुद भी सोच सकते हो। ऐसे चेतक की स्वामी भक्ति या और भी कई शीर्षक हो सकते हैं। कविता की रचना। चेतक बन गया निराला था, पर गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्रायः कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है, यानी वह गाने लायक नहीं होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। तो आप कविता में देखोगे, उड़ जाता था, मुड़ जाता था, भालों में, ढालों में, करवालों में, यहाँ नहीं, वहां नहीं, जहां नहीं, कहाँ नहीं, लहर गया, ठहर गया, घहर गया, निशंग, अंग, दंग, रंग, ये सभी तुकांत शब्द हैं। शब्द के भीतर शब्द। या आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। तो आपने कविता में क्या क्या पढ़ा है? जैसे चौकड़ी, चौकड़ी में चौक है, कड़ी है, चौड़ी है। भयानक में भय, याक, नया, भनक। सरपट में सर, पट, रपट। करवालों में कड़, कड़वा, बालों। चेतक में भी चेत, तक, चेक आदि शब्द चुनकर उसके भीतर के शब्द आप खोज सकते हो। समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे हाय, अश्व और घोड़ा। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी ना हो। पहला में हवा, पवन, वयार समानार्थी है, जबकि अनल का अर्थ आग होता है। रण, युद्ध, समर समानार्थी है, जबकि तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। आसमान, आकाश, गगन समानार्थी है, जबकि नवचर का अर्थ नभ में विचरण करने वाला होता है। नद, सरिता, तटनी समानार्थी शब्द हैं, जबकि नाद का अर्थ स्वर, आवाज आदि होते हैं। कड़वाल, तलवार, असी समानार्थी शब्द हैं, जबकि ढाल का अर्थ बचाव के लिए होता है। आज की पहेली बूझो तो जाने। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। इसका उत्तर होगा नयन। इसको आप सीधा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, नयन ही होगा। नयन या आंखें, दिन में जगता है, रात में सोता है। एक पक्षी ऐसाल बेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। इसका उत्तर होगा पतंग। रात में हूँ, दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ, ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन? परछाई। परछाई आप दिन में देखे होगे नहीं ना, वो रात में ही दिखाई देती है। जब दिया जलता है तो दिया के नीचे दिए की ही परछाई होती है। मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। गुलाब जामुन में गुलाब फूल है, जामुन फल है और गुलाब जामुन मिठाई है। सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। इसका उत्तर होगा नक्शा, मैप या मानचित्र, जिस पर विभिन्न रंगों, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग कर सड़क, जंगल आदि को दिखाया जाता है, लेकिन वहां पर गाड़ी, पेड़ या पानी नहीं होते। तो बच्चों, चेतक की वीरता यदि आप समझ चुके हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे।
तब तक के लिए बाय।